ओके, अगर कोई एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे, यू कैन हियर मी, यू कैन सी मी एज वेल एंड यू कैन सी द स्क्रीन। जी आयशा मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। सब कुछ इन ऑर्डर है। सब कुछ इन ऑर्डर है, चले, ये अच्छी बात है। ठीक। अच्छा, अगर अगर सारी चीजें जो है वो इन ऑर्डर है, वैसे ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपको कभी भी लगे ना कि आवाज नहीं आ रही या स्क्रीन क्लियर नहीं है, आप देन एंड देयर अपना हैंड रेज करके जो है वो मुझे बता सकते हैं। अच्छा हाँ, लास्ट टाइम हमने जो है वो चैप्टर नंबर 10 से मुतालिक जो है वो सारी बातें कर ली थी। ठीक है। अच्छा, ग्रैंड टेस्ट के हवाले से सिर्फ एक बात बता दूं, मैं ग्रैंड टेस्ट का जो पीडीएफ है वो सिर्फ उन बच्चों से शेयर करूंगा जिन्होंने टेस्ट जो है वो दिया है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा ये सॉर्ट आउट करने में। अगर आप ये भी कर सकते हैं कि जिन बच्चों ने टेस्ट दिया हुआ है वो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर दें, तो मैं पीडीएफ जो है वो उनसे शेयर कर लूंगा। अदरवाइज मुझे वो गूगल क्लासरूम से पूरी डिटेल निकाल के एक एक बच्चे को सेंड करना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम। कोई बच्चा जिसने टेस्ट मिस कर दिया और वो चाहता है कि वो उसे पीडीएफ मिल जाए, तो उसे टेस्ट देना पड़ेगा। आप जिस भी टाइम पे टेस्ट देना चाहते हैं, जस्ट लेट मी नो। मैं फॉर्म का लिंक आपसे जो है वो शेयर कर लूंगा, सो दैट यू कैन टेक द टेस्ट एंड यू कैन गेट द पीडीएफ। अच्छा, फर्स्ट ईयर में हमने चैप्टर 6 पढ़ा, चैप्टर 8 पढ़ा, चैप्टर 9, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 कम से कम मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की। हमें और फिलहाल अभी फर्स्ट ईयर में और कुछ नहीं करना। कुछ एमसीक्यूज है, यानी कह सकते हैं 8 से 10 एमसीक्यूज हैं जो मैं फर्स्ट ईयर के हवाले से करवाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जो है वो आपको इंतजार करना पड़ेगा। मुझे सेकंड ईयर के कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक। उन टॉपिक्स को कवर करके फिर अगर हमारे पास टाइम हो तो वो एमसीक्यूज ऐसे हैं कि फिर हम बाद में जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में देखिए, अगर हम शुरू कर दें इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन से, यानी चैप्टर नंबर 13। हाँ, चैप्टर की अच्छी बात यह कि बहुत छोटा चैप्टर है। सेकेंड ईयर फिजिक्स में कम से कम मुझे ये उम्मीद है कि आप में से मेजॉरिटी ने, क्योंकि सेकेंड ईयर जो है वो रिसेंटली पढ़ी है, तो हमें कम से कम इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा जितना हमने फर्स्ट ईयर में लगाया है। क्योंकि फर्स्ट ईयर मैंने आपको जो है वो जरूरत से ज्यादा जो है वो स्लो पढ़ाई। हो सकता है आपको लगा हो कि मैंने बहुत तेज पढ़ाई, लेकिन जितना कुछ मैंने आपको पढ़ाया उसे पढ़ाने के लिए मेरे पास टारगेट था तकरीबन 5 वीक्स का। और मेरा ऐसा ख्याल है कि मैं कोई 16 वीक्स तो क्लासें ले चुका या इसके आसपास। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट ईयर में बहुत स्लो पढ़ी है। एप्टीट्यूड में नॉर्मली हम इतना स्लो नहीं पढ़ाते, क्योंकि हमें तो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बताना होता है। मुझे शायद चैप्टर 8 पढ़ा के आइडिया हुआ कि आपको फर्स्ट ईयर में ज्यादा असिस्टेंस की नीड है, इसलिए मैंने चैप्टर 9, चैप्टर नंबर 10 बड़ा स्लो पढ़ाया। सेकेंड ईयर में मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप में से मेजॉरिटी को सेकेंड ईयर के चैप्टर जो है ना वो अच्छी तरह आते हैं, तो थोड़ा सा क्विकली जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी टॉपिक में आपको ऐसा लगे नहीं सर हमें इस टॉपिक में ज्यादा डिटेल चाहिए, आप मुझे बिल्कुल खुद बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल डिटेल से पढ़ा दूंगा, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि चीजें थोड़ा जो है वो क्विक हो जाए। अच्छा हाँ, चैप्टर नंबर 13 के हवाले से, क्योंकि एक छोटा चैप्टर है और काफी आपका जाना हुआ चैप्टर है, सिर्फ एक छोटा सा ड्रॉबैक ये होगा कि आपने एग्जाम नहीं दिया। क्योंकि आपने एग्जाम नहीं दिया तो वो जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होती है एंड में शायद आपने वो ना की हो, चीजें आपको बहरहाल याद आ जाएंगी। सेकेंड ईयर फिजिक्स में जो चैप्टर मुझे रिव्यू कराने वो मैं एक दफा बता दूं। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, यानी चैप्टर नंबर 12। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा। यानी वो सेकेंड ईयर के चैप्टर हैं जो हम जो है वो रिव्यू करेंगे। अच्छा, अगर हम जो है वो शुरू कर दें इलेक्ट्रिसिटी से, गो के इलेक्ट्रिसिटी में हमें पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करना है, लेकिन एक छोटा चैप्टर है, आसानी से जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए, पहली बात ये कि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता था इलेक्ट्रो इज चार्ज, स्टैटिक इज रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हुआ करता था चार्जेस एट रेस्ट, तभी आपने उसका नाम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रखा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऑपोजिट है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब होगा क्या, चार्जेस एंड मोशन। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि आप बात करेंगे चार्जेस एंड मोशन की। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि लफ्ज करंट का क्या मतलब होता है, तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे?
या अगर मैं आपसे कहूं कि डिफाइन करंट, सो हाउ विल यू डिफाइन इट? ये मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ, इसलिए अपना टाइम पास कर रहा हूँ। जी, अगर कोई आपसे कहे कि करंट को डिफाइन करें, तो हाउ विल यू डिफाइन करंट? जी तनिषा। सर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर कोई आप और बच्चा जो है वो अपने ख्यालात का जो है वो करना चाहे, जल्दी से कर लें। मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए दे रहा हूँ, अभी सिर्फ क्लास में 65 बच्चे हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये 80 क्रॉस करेंगे, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट थोड़ा स्लो ही रखते हैं। जी, अगर कोई और बच्चा अपने ख्यालात का इजहार करना चाहे, आप करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? जी सनाइया। Sir, the rate of flow of electric charges through any section of conductor is called electric current. माशाल्लाह, ये होता है ना, बिल्कुल तोते की तरह हमें जो है वो हर चीज जो है वो याद हो जाए, अच्छी बात है, इतना तो याद होना चाहिए। अच्छा चले, अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। देखिए, करंट का लफ्जी मतलब होता है फ्लो। आपने अक्सर सुना होगा ना, जब आप बीचेस पे जाते हैं तो हम टर्म यूज करते हैं वाटर करंट। वाटर करंट का मतलब हुआ करता है क्या? फ्लो ऑफ वाटर। वाटर जो है वो कितना तेजी से बह रहा है। जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ करंट, तो करंट का मतलब सिर्फ फ्लो है। हमें जो दो डेफिनेशन सुनाई गई, पहली डेफिनेशन हमें ये बताई गई कि सर फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो दूसरी डेफिनेशन हमें सुनाई गई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, दिस इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट अलग चीज है, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अलग चीज है, इलेक्ट्रिक करंट अलग चीज है। जब मैं कहता हूं करंट, इसका मतलब है फ्लो ऑफ एनीथिंग, फ्लो ऑफ एनीथिंग। जब मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। और मैं अगर कहूं कि इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करें, तो फिर आप कहेंगे रेट ऑफ चार्जेस और रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो ज्यादा बेहतर डेफिनेशन है। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं इलेक्ट्रिक करंट, तब आप वो डेफिनेशन बताएंगे जो आप बताएं। मैं सिर्फ करंट कहता हूं तो मतलब सिर्फ फ्लो है। मटेरियल को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। या तो मटेरियल आपके पास हुआ करता है क्या? कंडक्टर। या फिर मटेरियल आपके पास हुआ करता है क्या? इंसुलेटर। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो फिर हम सेमीकंडक्टर का जिक्र भी कर देंगे। क्या मुझे बता सकते हैं कंडक्टर में और इंसुलेटर में बुनियादी फर्क क्या है? ये ना कहिएगा कि कंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई और डिफरेंस? वो कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कंडक्टर को कंडक्टर बना रहा है और इंसुलेटर को इंसुलेटर बना रहा है? अगर कोई भी एक बच्चा जल्दी से बता दे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से 72-73 बच्चे क्लास में हो गए, तो अब हम थोड़ा सा फ्लो में चलेंगे। जी सर। सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल ठीक। कंडक्टर के अंदर अगर आप देखें तो हम कहते क्या थे? जो कंडक्टर है, क्योंकि कंडक्टर जो है वो मेटल है, और मेटल के अंदर हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। वो इतना क्लोजली पैक्ड है, मैं पहले थोड़े से क्लोजली पैक्ड एटम्स जो है वो बना दूं, बराबर हमारी सिमेट्री ऑफ एटम पे ना जाइएगा। फर्ज करेगा मैं इस एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं जो यहां पर है। ये सारे एटम इतने करीब हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पे ये वाला न्यूक्लियस तो फोर्स एग्जर्ट करेगा, क्योंकि ये तो इसका अपना न्यूक्लियस है, लेकिन जो इर्द गिर्द के न्यूक्लियाई हैं वो भी इसके ऊपर फोर्स क्या करेंगे? एग्जर्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन पे हर तरफ से फोर्स लगेगी, तो एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि तमाम फोर्सेस एक दूसरे को क्या करें? कैंसिल करें। नतीजा निकलेगा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो एक ऑर्बिट में मूव करने के लिए बाउंड नहीं होता। इसके बरखिलाफ अगर आप बात करेंगे इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में जो एटम्स हैं वो बेसिकली आप ये समझ लें वो डे वन से सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फॉलो कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने का मतलब है कि क्या हो रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर एक ही न्यूक्लियस की आपको जो है वो फोर्स नजर आएगी। नतीजा निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या करता रहेगा? रोटेट करता रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली अपने ही ऑर्बिट में रोटेट करता रहेगा, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा क्या? बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर एग्जाम में सवाल आ जाए
कि इंसुलेटर्स डू नॉट possess इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। all the electrons are actually bound electron, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाउंड नहीं होते हैं, वो एटम टू एटम ट्रैवल करेंगे। यही वजह है कि जब हम बात कर रहे होते हैं एक कंडक्टर की, लेट्स से मेरे पास एक कंडक्टर है, दैट कंडक्टर इज सिलेंड्रिकल, ठीक है, जो कंडक्टर मेरे पास है वो कंडक्टर जो है वो सिलेंड्रिकल है, एक वायर की शक्ल में कुछ इस तरह। इस कंडक्टर के अंदर जो है वो इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो बाउंड तो होंगे, बाउंड के अलावा यहाँ पे क्या भी मौजूद होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होंगे, ठीक। जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, उस वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी का नाम देते थे, थर्मल वेलोसिटी का। उस वेलोसिटी को हम नाम देते थे थर्मल वेलोसिटी का। ये वेलोसिटी रैंडम होती है। रैंडम होने का मतलब ये कि तमाम इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे, बल्कि तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल करेंगे। अब अगर वो नंबर ऑफ चार्ज या वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में पास होगा, उस चार्ज को हम नाम देंगे किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। तो हमें ये बात मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय आई is given by Q। कब, जब आपके पास टाइम 1 सेकेंड हो। वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में पास होगा वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। अगर यही काम मैं 2 सेकेंड के लिए करूं तो मैं I को क्या लिखूंगा, Q डिवाइडेड बाय T। अगर यही काम मैं 3 सेकेंड के लिए करूं तो मैं I को क्या लिखूंगा, इनफैक्ट ये जो ऊपर वाला था ये Q ओवर 2 होना चाहिए, ये बनेगा Q ओवर 3। अगर मैं इक्वेशन को जर्नलाइज करूं और सिर्फ टाइम t की बात करूं तो मैं यहां पर लिख दूंगा I इज इक्वल टू Q ओवर T, जहां से आपने डेफिनेशन बनाई क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन इनफैक्ट जब आपने रेट कह दिया तो 1 सेकेंड कहने की नीड नहीं होगी। करंट का अगर आप यूनिट बनाएंगे तो वो यूनिट होगा कूलम पर सेकंड, जिसको हम नाम देते हैं किसका, एम्पियर का। और एम्पियर इज ऐसा यूनिट, एम्पियर जो है वो आपके लिए ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। अच्छा, अब अगर मैं एक पीस ऑफ वायर लूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक पीस ऑफ वायर लिया, लेट्स से इट्स अ पीस ऑफ वायर। अगर मैं इस पीस ऑफ वायर को सिर्फ होल्ड करूं तो व्हाट डू यू फील, मुझे करंट फील होगा या करंट फील नहीं होगा? जी, अगर मैं इस पीस ऑफ वायर की बात करूं और इस पीस ऑफ वायर को मैं सिर्फ होल्ड कर लूं तो आपका क्या ख्याल है, मुझे करंट फील होगा या मुझे करंट फील नहीं होगा? वैसे आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं और स्क्रीन भी देख पा रहे हैं? सिर्फ अपने हैंड रेज कर लें ताकि मुझे यकीन हो जाए कि बस अब मुझे इत्मीनान हो गया, अब मैं बता सकता हूँ। देखिए, ये जो मैंने ऊपर आपके पास एक डायग्राम बनाई थी, मैं इसी को अगर अपनी सहूलत के लिए जो है वो नीचे लेके आ जाऊं तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं। फर्स्ट करने एक पीस ऑफ वायर है, इस पीस ऑफ वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली ट्रैवल कर रहे हैं, रैंडमली ट्रैवल करते हैं थर्मल वेलोसिटी से। और ये रैंडम कैसे ट्रैवल करेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन राइट जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट जा रहे होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूं जो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यही वजह है कि आप बाजार जाइए, बाजार से एक वायर खरीद के ले आइए, उस वायर को टच करने पे आपको कोई करंट फील नहीं होता। क्यों फील नहीं होता? इसलिए फील नहीं होता कि कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं और चार्ज के मूव करने से करंट जनरेट होता है, क्योंकि वो तमाम इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज 0। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर आपने कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को एक्सपीरियंस करना है तो आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो रैंडम डायरेक्शन में है उन तमाम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को सेम बनाना पड़ेगा। और उस डायरेक्शन को सेम बनाने के लिए हम सहारा लेते थे किसका,
सेल का या बैटरी का। उस डायरेक्शन को सेम बनाने के लिए हम जो है वो सारा लिया करते थे सेल का या बैटरी का। तो मैं करूंगा ये कि इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दूंगा एक, वैसे ये सेल है या बैटरी है? अगर कोई बच्चा जल्दी से बता दे, जो मैंने बनाया है प्लस माइनस के साथ, ये सेल है या बैटरी है? सेल सर सेल है। और अगर इसे बैटरी बनाना हो तो क्या करूं? सर ज्यादा टर्मिनल्स होंगे इसके और ज्यादा टर्मिनल्स होंगे। ऐसा जो है वो सॉरी बिल्कुल मतलब ठीक है। सेल्स। नहीं नहीं, आपका टर्मिनल वाला जवाब भी जो है बिल्कुल सही था। याद रखिएगा ये आपके पास सेल है, एक प्लस एक माइनस, बाय कन्वेंशन पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा बनाया जाता है। अगर मैं टर्मिनल्स बढ़ा दूं तो ये आपके पास अभी बन जाएगी, ये सेल है और ये आपके पास क्या है? बैटरी। यहीं पर एक छोटी सी बात सीख लीजिए, शायद आपको काम आए। अगर मैंने सेल्स को ऐसे कनेक्ट किया और दो सेल्स को ऐसे कनेक्ट किया, क्या आप मुझे इनका फर्क बता सकते हैं? अगर मैं सेल को ऐसे कनेक्ट करूं कि एक का माइनस दूसरे के प्लस से कनेक्टेड है, या सेल को ऐसे कनेक्ट करूं कि दोनों के माइनस कनेक्टेड है, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? जी राबिया। सर सेकंड वाले से करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, क्यों नहीं करेगा? सर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। चले, बस मुझे यही जुमला सुनना था कि राबिया ने जवाब सही दिया, लेकिन वो एक स्पेसिफिक केस के लिए दिया। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट है और इसका 2 वोल्ट है, तो अब मेरे पास जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा? 4 वोल्ट। जब एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ सम। अगर ये भी 2 वोल्ट हो, ये भी 2 वोल्ट हो और माइनस माइनस से कनेक्टेड हो, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा? 0। दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ डिफरेंस। लेकिन लाबिया ने जो जवाब दिया करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज 0 बन जाएगा। ये जुमला किस अजम्पशन पर है? ये जुमला इस अजम्पशन पर है कि बोथ द सेल्स आर ऑफ सेम ईएमएफ और सेम वोल्टेज। लेकिन अगर वोल्टेज डिफरेंट होता है, लेट्स से एक का वोल्टेज 4 है और एक का 2 है, इनफैक्ट मैं इसे 3 कर देता हूं ताकि नंबर्स डिफरेंट हो, आप समझ पाए मैंने किया क्या। एक का 4 है, एक का 3 है, तो अब रिजल्टेंट 1 वोल्ट आएगा क्योंकि एक 4 है और एक 3 है। अब करंट फ्लो जरूर करेगा। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि सेल का मतलब प्लस माइनस हो जाएगा। अगर आपके पास दो से ज्यादा सेल्स हैं तो वो बैटरी बन जाएगी। सेल को जब आप कनेक्ट कर रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो कंडीशन ऑफ सम में होंगे या वो कंडीशन ऑफ डिफरेंस में होंगे। सम का मतलब है माइनस प्लस से कनेक्ट होगा और डिफरेंस का मतलब है माइनस माइनस से या प्लस प्लस से कनेक्ट होगा। जिन बच्चों को ये बात याद आ गई उन्हें डेफिनेटली याद आ गया होगा वो पोटेंशियोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट जिसमें आप 3 सेल एक ही पॉइंट पर लगाते थे और सबके पॉजिटिव एक पॉइंट पे होते थे, तभी तो वो ईएमएफ जो है वो बैलेंस हो जाया करता था, तभी ईएमएफ बैलेंस होता था। एनीवेज, बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक। क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं आपने सब पढ़ा हुआ है तो आप परेशान नहीं हो रहे होंगे सर ये वोल्टेज और ईएमएफ क्या होता है। अगर आप बात कर रहे हैं इस कंडक्टर की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में थे, जैसे आपने बैटरी कनेक्ट की, ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। याद है, जो वोल्टेज होता है वो बेसिकली जूल्स पर कूलम के बराबर। इसका मतलब है जब आप ये कहते हैं कि बैटरी 12 वोल्ट की है, तो इसका मतलब ये होता है बैटरी इज प्रोवाइडिंग 12 joules of energy to 1 coulomb of charges. Battery is providing 12 joules of energy to 1 coulomb of charges. अगर बैटरी 20 वोल्ट की है तो इसका मतलब होता है बैटरी इज प्रोवाइडिंग 20 joules of energy to the same 1 coulomb of charges. तो ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इस एनर्जी का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इस एनर्जी का कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जिनके पास अपनी थर्मल वेलोसिटी थी, उसके साथ साथ अब इनके पास एक वेलोसिटी और आ जाएगी जिसको नाम दिया जाता है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा, बुक रीड करिएगा, शायद बुक में आपको दोनों वेलोसिटीज की वैल्यू नजर आ जाए। अगर किसी को वैल्यू नजर आ जाए तो काइंडली मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करिएगा, ठीक है? किताब के अंदर, क्योंकि किताब के अंदर जो वैल्यू है ना, आपने वही वैल्यू जो है वो यूज करनी है। अनफॉर्चुनेटली मेरे सामने अभी बुक नहीं, वरना मैं वैल्यू आपको खुद बता देता, और जो स्टैंडर्ड है वो मैं यूज नहीं करना चाह रहा। तो जो भी बुक रीड करे, थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर आपको कोई वैल्यू नजर आए, काइंडली मुझसे जो है वो जरूर शेयर करें, करिएगा जरूर। तो
अब जैसे इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी, वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो रैंडम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, दे ऑल विल स्टार्ट मूविंग इन वन डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे ट्रेवल करना शुरू कर देंगे और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो हमने इस एग्जांपल से सीखा क्या, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करवाना चाहते हैं, व्हाट वी नीड इज पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस के हवाले से आपको दो बातें याद होंगी। अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज की बात करूं और एक पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, तो क्या आपको ये बात याद है, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम विच पोटेंशियल टू विच पोटेंशियल? आई मीन यू नीड टू सब्स्टिट्यूट हाई और लो, अब ऑर्डर आपने डिसाइड करना है। नेगेटिव चार्ज कौन से पोटेंशियल से कौन से पोटेंशियल जाता है और पॉजिटिव कौन से कौन से पे जाता है? जिस सर नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाता है और पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। बिल्कुल, देखिए ये बात आपने पढ़ी होगी जब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एब्सोल्यूट पोटेंशियल ड्राइव किया, याद है? सोर्स चार्ज पॉजिटिव था, मैं नेगेटिव लाके रखूंगा तो वो अट्रैक्ट होगा, हम कहते हैं वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। और अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखते तो वो हाई से लो की तरफ जाता। और फिर भी अगर आपको याद ना रहे तो याद करना बड़ा आसान है। इस सर्किट डायग्राम को देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव उसे रिपेल करेगा और पॉजिटिव उससे अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव इज लो, पॉजिटिव इज हाई। सो इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाएगा। इसके बरखिलाफ अगर आप बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। और वो प्लस से माइनस आ रहा है, इसका मतलब वो ट्रैवल करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। हमें जो है वो ये वाली बात याद होनी चाहिए। यही वजह है कि हम दो तरह के करंट्स पढ़ा करते थे। एक करंट आपके पास वो करंट है जिसको आप नाम देते हैं किसका, इलेक्ट्रॉनिक करंट का। इलेक्ट्रॉनिक करंट आप उस करंट को कहते हैं जो किसकी वजह से हुआ करता था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक करंट का कॉज है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट वो वाहिद स्पीशीज या चीज है जो नेगेटिव चार्ज की वजह से, आपको पूरा मैग्नेटिज्म याद होगा, आपने हमेशा पॉजिटिव को स्टैंडर्ड माना है, इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव की वजह से। अब बजाय इसके कि हम सारे स्टैंडर्ड्स उल्टे करें, हमने करंट को उल्टा कर दिया। हमने कहा कि एक नया करंट हम बना लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं किसका, कन्वेंशनल करंट का। और शायद हमें याद आए, कन्वेंशनल करंट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो वो हमेशा ट्रैवल करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और कन्वेंशनल करंट बेसिकली वो करंट है जो सर्किट में हमेशा यूज किया जाएगा, इसलिए मैं इसको जो है वो हाईलाइट कर देता हूं। कन्वेंशनल करंट वो करंट है जो आप सर्किट में हमेशा इंडिकेट करेंगे। सर्किट में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक करंट इंडिकेट नहीं होगा, सर्किट में हमेशा कन्वेंशनल करंट इंडिकेट होगा। तो यहां तक की डिस्कशन से मैं क्या रिजल्ट कंक्लूड कर लूं, अगर मुझे कंडक्टर में करंट चाहिए तो कंडक्टर में करंट का मतलब है मुझे वोल्टेज सोर्स चाहिए। अब मेरा अगला सवाल, क्या कोई भी वोल्टेज कंडक्टर में करंट फ्लो करवा सकता है, या हर कंडक्टर के लिए मुझे एक स्पेसिफिक वोल्टेज चाहिए होगा? अगर कोई जल्दी से जो है वो इसका जवाब दे दे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मेरे पास डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, क्या कोई एक ही वोल्टेज उन तीनों के लिए काफी है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ड्राई सेल है, मैं ड्राई सेल से एक छोटे से बल्ब को जो गाड़ियों में लगा होता है टॉय कार में, उसको चला सकता हूँ। क्या मैं उस ड्राई सेल से एक 100 वॉट का बल्ब जला सकता हूँ? कभी भी नहीं जला सकता। क्यों? वोल्टेज चाहिए क्यों था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडम थे, आप एनर्जी प्रोवाइड करते थे कि तमाम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सेम बन जाए। अब जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रैंडम होंगे उसे बहुत ज्यादा वोल्टेज की नीड होगी, जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कम रैंडम होंगे वहां पे कम वोल्टेज की नीड होगी। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि हर कंडक्टर के लिए मुझे एक एप्रोप्रिएट वोल्टेज की नीड होगी कि करंट उसमें से पास हो सके। हाँ, एक स्पेसिफिक कंडक्टर में अगर फर्ज करें मेरे पास ये वाला कंडक्टर है,
इस कंडक्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया एक वोल्टेज सोर्स V से, और इस वोल्टेज सोर्स V की वजह से करंट फ्लो कर रहा है I। अब याद रखिएगा ये कन्वेंशनल करंट है क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा है, ठीक। करंट I प्रोड्यूस हो गया। अब अगर मैं वोल्टेज को और बढ़ाता जाऊं तो इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन और तेज हो जाएगा, और तेज होने का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। यानी मैं क्या कह सकता हूं, अमाउंट ऑफ करंट passing through cross section of a conductor is directly proportional to potential difference। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, जितना कम वोल्टेज होगा करंट की वैल्यू उतना कम होगी। शायद बहुत सारे लोगों को ये रिलेशन देख के फौरन क्लिक कर गया होगा कि मैं किसका जिक्र करने वाला हूं, ओम्स लॉ का। हम जिक्र करने वाले हैं किसका, ओम्स लॉ का। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं एक कांस्टेंट लगाया जाता है। यहां पर इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं किसका, कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अच्छा, अब जरा इस कंडक्टर पे गौर कीजिए। इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं लातादाद। ये लातादाद फ्री इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टर में ट्रैवल करेंगे आपस में भी कोलाइड करेंगे, एटम से भी कोलाइड करेंगे। एटम से कोलाइड करने का मतलब है न्यूक्लियस से कोलाइड करेंगे। ये कोलिजन इलेक्ट्रॉन की मोशन में इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करेगी या इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करेगी। अगर कोई इसका क्विकली जो है आंसर दे दे। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में ट्रेवल करना चाहेगा तो वो न्यूक्लियाई से भी टकराएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा। ये जो कोलिजन है ये इलेक्ट्रॉन की मोशन में इलेक्ट्रॉन को हेल्प आउट कर रही है या इलेक्ट्रॉन की मोशन को रेजिस्ट कर रही है। जी ऐसा रेजिस्ट करेगी। रेजिस्ट करेगी। अगर ये रेजिस्ट करेगी तो इसकी वजह से जो कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होगी उसको नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। बेसिकली रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। देखिए असल प्रॉपर्टी कंडक्टेंस नहीं है। कंडक्टर के अंदर कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगी और दूसरी तरफ फेंक देगी, लेकिन कंडक्टर के अंदर न्यूक्लियाई है जो इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोकेगा। असल प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर है। अब अगर आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो आप एक बात से एग्री करेंगे, सिर्फ जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगी। यानी मैं ये कह सकता हूं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। वंस अगेन प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, एक कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट हमेशा एक्सपेरिमेंट से आता है, और यहां पर ये कांस्टेंट जब एक्सपेरिमेंट से निकाला गया तो 1 था, लिहाजा आपके पास r किसके बराबर हो गया, 1/k के। अगर मैं इस रिलेशन को इस इक्वेशन पे अप्लाई करना चाहूं तो देखिए मैं क्या कर सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि I इंटू 1/k इक्वल v। 1/k का मतलब हमारे लिए क्या है, r। तो फॉर्मूला बन जाएगा v इक्वल आई आर। ये ओम्स लॉ की वो शक्ल है जो आप में से मेजॉरिटी को याद है। याद रखिएगा ओम्स लॉ की हमारे पास दो फॉर्म है, एक है I इज इक्वल टू kV जो कंडक्टेंस की फॉर्म है, क्योंकि मैंने आपको जिक्र कर दिया है कि असल प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है, लेकिन आप I इक्वल kV इस्तेमाल करेंगे गलत नहीं होगा। V इज इक्वल टू IR, ये आपके लिए ओम्स लॉ हो गया। अब अगर आप इस सिर्फ R को गौर से देखें तो आप एग्री करेंगे ये जो R है ये 1/k की जगह आया, और इस 1/k में अगर आप इस k को देखें तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर मैं ओम्स लॉ को अप्लाई करना चाहता हूं तो ओम्स लॉ को अप्लाई करने के लिए R का कांस्टेंट रहना जरूरी है। अगर R कांस्टेंट होगा और जब मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा बिटवीन V एंड I, अच्छा इस ग्राफ को गौर से देखिएगा क्योंकि ये दो तरीकों से बनता है। मैंने y एक्सिस पे V रखा और x एक्सिस पे I को रखा। जब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करता हूं तो ये ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसका स्ट्रेट लाइन होना साबित क्या करता है, इसका स्ट्रेट लाइन होना यह साबित करता है दिस कंडक्टर इज ओमिक कंडक्टर एंड इट इज ओबेइंग ओम्स लॉ। क्यों, याद है वो एक लफ्ज पढ़ा करते थे स्लोप, किसी को याद है?
काइनेमेटिक्स आप लोग मेरे ख्याल से आप लोग शायद ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं एप्टीट्यूड में। किसी का था स्लोप का मतलब क्या होता था? जी मलाइक। सर टेंजेंट थीटा। स्लोप का मतलब टेंजेंट थीटा होता था, और अगर कोई और डेफिनेशन बताना चाहे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। वैसे एक बात और याद दिलाता हूँ, स्लोप का मतलब टेंजेंट थीटा जो है वो बिल्कुल सही है, मुझे इस जुमले से जो है वो कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन एप्टीट्यूड में शायद आप ये इस्तेमाल ना कर पाए कि आप पहले यहाँ पर एंगल बनाएं उसके बाद टेंजेंट निकालें। आपको अगर ये वाली बात याद है टेंजेंट थीटा, तो स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। स्लोप का मतलब होता है क्या? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना चाहूं तो देखिए इस ग्राफ के स्लोप का क्या मतलब है, मैं यहां पर कोई भी 2 पॉइंट ले लूंगा, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां। ग्राफ रीड करना मुझे उम्मीद है आपको आता होगा। अब यहां पर रीडिंग निकालेंगे y1, यहां पर रीडिंग निकालेंगे y2, तो चेंज इन y कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1। इसी तरीके से आप यहां पर वैल्यू निकालेंगे x1, यहां वैल्यू निकालेंगे x2, तो चेंज इन x कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1। Once you got the value of change in y, change in x, आप ग्रेडियंट या स्लोप निकाल सकते हैं। याद रखिएगा स्लोप के लिए जो दूसरा नाम हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? ग्रेडियंट। आप ग्रेडियंट कहें, आप स्लोप कहें, एक ही बात है। जो चीज बताना चाह रहा हूं वो क्या, जब आप इस ग्राफ का ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो वो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू बेसिकली क्या होगी? चेंज इन वोल्टेज ओवर चेंज इन करंट। कहना से दिस इज एक्चुअली रेफरिंग टू आर। तो याद रखिएगा इन वी आई ग्राफ स्लोप is equal to resistance. Slope is equals to resistance. बस ये बात जहन में रखिएगा कि ये ग्राफ एक खास assumption के तहत पूरी कैलकुलेशन की गई है कि x एक्सिस पे करंट है और y एक्सिस पे वॉल्यूम है। मैंने क्या कहा था? ये ग्राफ दो तरीकों से बनाया जाता है। अगर आप इसी ग्राफ को ऐसा चेंज कर देते कि आपके पास x एक्सिस पे v होता और y एक्सिस पे करंट होता, और आप दोबारा इसका स्लोप निकाल लेते, तो अब जो स्लोप आपके पास आता वो रेजिस्टेंस के बराबर नहीं होता, वो 1 ओवर रेजिस्टेंस के बराबर होता। मेरा ख्याल है कि आप में से मेजॉरिटी समझ पा रही है। क्यों? क्योंकि जब मैं वो चेंज इन y और चेंज इन x वाला काम करूंगा तो अब i न्यूमरेटर में होगा और v डिनोमिनेटर में होगा, तो i ओवर v r नहीं होता बल्कि r ओवर v 1 ओवर r के बराबर होता है। तो इस फर्क को ध्यान में रखिएगा, शायद कहीं आपके जो है वो काम भी आ जाए कि जब आप ओम्स लॉ का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ में मैंने v को y पे रखा है, करंट को x पे रखा है, लिहाजा जब मैं स्लोप निकालूंगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। लेकिन अगर आपने इन कोऑर्डिनेट को, इन एक्सिस को चेंज कर दिया तो वो 1 ओवर r के बराबर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट रहता है क्योंकि ग्रेडियंट या स्लोप रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। अगर मैं ये कह रहा हूं कि स्लोप कांस्टेंट रहेगा तो मैं ये कह रहा हूं रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, और अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी तो दिस कंडक्टर इज बेसिकली ओमिक कंडक्टर, क्योंकि ये ओम्स लॉ को जो है वो ओबे करेगा। हम बात कर रहे थे ओम्स लॉ की। मैंने कहा था करंट पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। अब इसके आगे कुछ कंडीशन थी, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम और रिमेन अनचेंज्ड। अब किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट से मुराद क्या होती है? देखें, जब आप बात करते हैं कंडक्टर की फिजिकल स्टेट तो इसमें हमारे पास तीन चीजें आ जाएंगी, लेंथ, एरिया, इनफैक्ट दिस शुड बी cross sectional area, and third one should be temperature. क्यों? लेंथ, एरिया, टेम्परेचर के चेंज होने से फर्क क्या पड़ेगा? याद है रेजिस्टेंस क्यों थी? रेजिस्टेंस इसलिए थी कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता था तो वो न्यूक्लियाई से टकराता था, जितना ज्यादा टकराएगा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। तो अब जरा कॉमन सेंस आप अपना इस्तेमाल कीजिए और मुझे एक बात बताइए, मेरे पास
एक कंडक्टर ये वाला है, ठीक है, और मेरे पास एक कंडक्टर ये वाला है। अच्छा, अब इतनी फिजिक्स आप पढ़ चुके, एक बात तो आपको ध्यान में होगी, जब एक क्वांटिटी मल्टीपल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है और हम एक का रिलेशन पढ़ना चाहते हैं तो बाकी सबको कांस्टेंट बनाते हैं। आसान कर देता हूं, याद है जब बॉयल्स लॉ की बात करते थे, मैं P और V पढ़ना चाहता था, मैंने टेम्परेचर को, मैंने अमाउंट को कांस्टेंट बना दिया। जब मैं चार्ल्स लॉ पढ़ता था, मैं V और T पढ़ना चाहता था, मैंने P को, अमाउंट को कांस्टेंट बना दिया। तो इसी तरीके से जब आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा, F इक्वल ma, जब मैं मास का इंपैक्ट करना चाहता हूं एक्सीलरेशन पे, तो मैं फोर्स को कांस्टेंट कर देता हूं। तो हमें जो है वो, ये कुछ बच्चों ने अपना हैंड जो है वो रेस किया और फिर डाउन कर दिया। आप सारे बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो सिर्फ अपने हैंड रेस कर दें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारे वो बच्चे जो मुझे सुन पा रहे हैं। मैं एहसन से पूछ ही लेता हूँ। जी एहसन। जी सर, आपकी आवाज आ रही सही। सही। असल में आजकल ये इंटरनेट जो है वो बड़ा डरा देता है। मुझ जैसा मासूम इंसान हो तो वो और जल्दी घबरा जाता है, क्योंकि दो बच्चों ने हैंड रेस किया, फौरन डाउन हो गया, मैं समझा शायद कोई प्रॉब्लम है। एनीवेज, तो अब क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगी, एरिया पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, जब मैं सिर्फ लेंथ की बात करता हूं तो बैक ऑफ द माइंड मेरे जहन में है कि एरिया और टेम्परेचर जो है वो सेम रहेंगे। ये दो बच्चों का हैंड अभी भी रेज है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं अनम्यूट कर दूंगा, अगर गलती से हैंड रेज है तो इसे डाउन कर लें और दोबारा रेज कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कोई प्रॉब्लम है। तो अब कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लें। अगर एक इलेक्ट्रॉन ने इस कंडक्टर में ट्रेवल करना शुरू किया, एक इलेक्ट्रॉन ने इस कंडक्टर में ट्रेवल करना शुरू किया, तो किस इलेक्ट्रॉन की जिंदगी ज्यादा मुश्किल होगी? जो लॉन्गर वायर के अंदर है, क्योंकि लॉन्गर वायर में ज्यादा न्यूक्लियाई है। क्यों ज्यादा न्यूक्लियाई है? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन की जिंदगी तो जो रेड डॉटेड लाइन है वहां पे खत्म हो गई, उसकी मुश्किलात खत्म। लेकिन जो दूसरा वाला है वो तो अभी भी आगे कोलाइड करता रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये R1 है और ये R2 है तो R2 शुड बी ग्रेटर देन R1। तो हमने क्या सीखा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ज्यादा लेंथ का मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस है। अगर आप बात करेंगे दो कंडक्टर जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है, तो फर्स्ट क्या, मेरे पास एक कंडक्टर ये रहा और मेरे पास दूसरा कंडक्टर ये रहा। इन दोनों कंडक्टर में सिर्फ एक फर्क है। इन दोनों कंडक्टर में सिर्फ एक फर्क क्या है कि दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों का एरिया और दोनों का मटेरियल भी सेम है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। सिर्फ फर्क है एरिया का। कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। अगर आज आप गाड़ी एक ऐसी रोड पे चला रहे हैं जिसमें सिंगल लेन है, आगे कोई ऑब्स्टिकल आ गया, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक ऐसी रोड पर है जहां पर 4 ट्रैक्स है, लेट्स से इशारे फैसल की बात करें, जहां पर 4 ट्रैक मौजूद है। इधर कोई प्रॉब्लम होगी आप इधर आ जाएंगे, इधर प्रॉब्लम होगी आप इधर आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब मल्टीपल चैनल्स होते हैं तो फ्लो हमारे लिए आसान हो जाता है। एक लॉजिक तो ये समझिए कि दूसरी क्या हो सकती है, सर सिंगल ट्रैक रोड पे एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजरेगी, लेकिन अगर रोड के ऊपर मल्टीपल ट्रैक्स हैं तो एक ही वक्त में ज्यादा गाड़ियां गुजर जाएंगी। अब गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रॉन को तस्वुर कर लें, तो आप इस बात से एग्री करेंगे जिसका एरिया ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमें ज्यादा नजर आएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना आसान हो जाएगा। यानी अगर इसकी रेजिस्टेंस R1 है और इसकी R2 है, तो दिस टाइम R2 विल बी लेस देन R1। यही वजह है कि शायद आपको याद है जब आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे थे और आपने पावर लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर में पहला पढ़ा कि अगर आप प्राइमरी कॉइल और रेजिस्टेंस कॉइल, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं तो यू शुड बी यूजिंग थिक वायर्स, क्योंकि थिक वायर की रेजिस्टेंस कम होती है थिन के मुकाबले में। तो हमने दूसरा रिलेशन क्या बना लिया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तीसरा फैक्टर हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट है? फर्स्ट करें ये मेरे पास एक कंडक्टर है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है तो इस कंडक्टर के एटम कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं। याद है ना, सॉलिड के एटम अपनी जगह कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, वाइब्रेशन की वजह से कोलिजन होता रहेगा। कॉमन सेंस इस्तेमाल करें।
अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो बहुत ही खरामा या हौले हौले आराम आराम से, तो इलेक्ट्रॉन के पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया, आपने बेसिकली जो वाइब्रेशन है उसको बढ़ा दिया। अब अगर वो तेज वाइब्रेट करे तो इलेक्ट्रॉन के लिए फ्लो करना मुश्किल हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। ये जुमला याद रखिएगा, हर जगह वैलिड नहीं है। हमें कोई मुझे बता सकता है कोई ऐसी जगह है जहां पे टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाए? अगर कोई भी बच्चा जल्दी से अपनी राय का ख्याल कर दे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा चले, मैं सवाल चेंज कर देता हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि टेम्परेचर को बढ़ाऊं रेजिस्टेंस कम हो जाए? जिंदगी में वो जगह जहां पे हाँ या ना में जवाब होता है वो सबसे आसान मामला होते हैं। चलो उमर बताना चाहते हैं। जी उमर। थर्मिस्टर में। किसमें? थर्मिस्टर सर। थर्मिस्टर। और एक मिनट, राबिया फरीद से भी जवाब ले लें। जी राबिया। सर सेमीकंडक्टर्स में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, उमर ने भी बिल्कुल सही कहा, राबिया फरीद ने बिल्कुल सही कहा। जब आप सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो याद है ना वो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पढ़ते थे, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। थर्मिस्टर याद रखिएगा, वैसे तो थर्मिस्टर दो तरह के होते हैं, लेकिन जनरली जिस थर्मिस्टर का हम जिक्र करेंगे वो वही थर्मिस्टर है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाया करती है। तभी मैंने कहा है कि ये जो जुमला है ये हर जगह वैलिड नहीं है, लेकिन जनरली जब हम कंडक्टर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वैलिड होगा। मैं सेमीकंडक्टर कह दूं, मैं थर्मिस्टर कह दूं, रिजल्ट इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी नहीं, टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाएगी। तो फिलहाल हमने एक बात सीख ली, कंडक्टर की फिजिकल स्टेट का मतलब था लेंथ, एरिया, टेम्परेचर। तीनों में से कोई भी एक चेंज कर देंगे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। रेजिस्टेंस चेंज होने का मतलब है के चेंज हो जाएगा। के चेंज होने का मतलब है R इज प्रोपोर्शनल टू V नहीं रहेगा। इसका मतलब है ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। अब अगर मैं सिर्फ एक काम करूं, यहां पर एक ग्राफ बनाऊं, जरा गौर से देखिएगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। एक टंगस्टन फिलामेंट है। टंगस्टन फिलामेंट याद आ गया, सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में आपने यूज किया। वो जो एक नॉर्मल बल्ब होता है, कुछ बच्चों से बल्ब भी कहते होंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक बल्ब लें और उसको ग्लो करवाएं तो 15 मिनट 20 मिनट के बाद वो कितना गर्म हो जाता है, ठीक है। जब आप उसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट बनेगा। अब मेरा पहला सवाल, इसका स्ट्रेट होना ये शो करता है कि इट इज ओबेइंग ओम्स लॉ। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उस बल्ब का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ गई। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। दिस ग्राफ शुडंट रिमेन अ स्ट्रेट लाइन, इसको बैंड होना है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि बैंड कहां पे होगा? शुड इट बेंड टुवर्ड्स y एक्सिस और शुड इट बेंड टुवर्ड्स x एक्सिस? मैं आपकी आसानी के लिए एक काम करता हूं। ऑप्शन नंबर 2। अब मैं बात कर रहा हूं एक टंगस्टन फिलामेंट की। टंगस्टन फिलामेंट जी, जब तक लाइन स्ट्रेट है इसका मतलब ओम्स लॉ ओबे हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि जब टंगस्टन फिलामेंट का टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस चेंज होगी तो ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा। आपने सिर्फ एक छोटा सा फैसला कर देना है, इस ग्राफ को बैंड कहां पे करूं। जी सर मेरे ख्याल से ऑप्शन 2 ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल होगा, तो करंट कम हो जाएगा। माशाल्लाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें, आपने समझना क्या है, टंगस्टन फिलामेंट में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़नी है। याद रखिएगा, इस ग्राफ में V x एक्सिस पे है, रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है ज्यादा वोल्टेज पे कम करंट होगा, तो ग्राफ वोल्टेज की तरफ बैंड हो जाएगा। अगर सेम ग्राफ मैं बनाता, मैं थोड़ा सा रफ स्केच ही ड्रॉ कर रहा हूं, और यहां पर V होता, यहां पर I होता, तो अब ये ग्राफ जो है वो बैंड होता, और ये बैंड कहां पर होता? वोल्टेज एक्सिस की तरफ, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस को बढ़ना है।
रेजिस्टेंस बढ़ने से हमारे ध्यान में क्या आता है, R इज इक्वल टू V ओवर I। मुझे V ज्यादा चाहिए, I कम चाहिए। अगर V X पर है तो ग्राफ X की तरफ चला जाएगा, अगर V Y पर है तो ग्राफ Y की तरफ चला जाएगा। हमें थोड़ी सी जो है वो ये वाली बात जो है वो समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि ओम्स लॉ कब वैलिड है, जब फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। हमने 3 बातें और सीख ली कि जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर है वो डिपेंड करती है लेंथ पे, वो डिपेंड करती है एरिया पे, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। कुछ डेफिनेशंस जो आपको याद होनी चाहिए, V इक्वल IR। तो यहां से अगर मैं R की इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगा, V ओवर I। यहां से आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बना सकते हैं। रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर डिवाइडेड बाय करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होता है, करंट थ्रू होता है। या फिर आप एक तरीका इस्तेमाल करते थे कि करंट को 1 एम्पियर कर दें। अगर करंट 1 एम्पियर हो गया तो R किसके बराबर हो जाएगा, V के। हम क्या कहते थे, resistance of a conductor is potential difference across the conductor when current through the conductor is 1 ampere। ठीक, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, वोल्ट ओवर एम्पियर। इस वोल्ट ओवर एम्पियर को हम नाम देते हैं ओम का, जिसको ग्रीक लेटर ओमेगा से बनाया जाता है। जैसे मैंने ओमेगा लिखा तो एक ओमेगा आपको और याद आ जाना चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड। ये जो मैंने अभी ऊपर बनाया जिसको मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया, ये भी ओमेगा है। गालिबन ये ओमेगा जो आपके पास ये सिंबल्स हैं, इनमें भी अपर केस लोअर केस है। ये लोअर केस और जो नीचे वाला ओमेगा है वो बेसिकली आपके पास जो है वो अपर केस है। एनीवेज, इसके बरखिलाफ अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं कंडक्टेंस को, तो कंडक्टेंस क्योंकि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, वो क्या बन जाएगा, I ओवर V। तो आप क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और आप अगर V को 1 वोल्ट कर दें तो करंट जो है वो कंडक्टेंस, इनफैक्ट जो कंडक्टेंस है वो I के बराबर होगी। तो आप क्या कहेंगे, कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। यूनिट निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एम्पियर ओवर वोल्ट। इस एम्पियर ओवर वोल्ट को मैं क्या भी लिख सकता हूं, ओम इनवर्स, यानी ओमेगा इनवर्स। कुछ लोग इसको MHO मो भी लिख देते हैं, ये कोई नेक नहीं है। मो जो है वो यूज किया जाता है। जो यूनिट कंडक्टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं वो है बेसिकली क्या, सीमेंस। ठीक है, सीमेंस जो है वो बेसिकली यूनिट है कंडक्टेंस का। जी सर, एक दफा स्टार्ट का आप रिव्यू कर देंगे, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, नेट इशू की वजह से। जहाँ से आपने सेल ज्वाइन किया था उसे इलेक्ट्रॉन्स को सेम पाथ में करने के लिए, उससे पहले का। अच्छा, चले मैं कोशिश करूंगा मैं क्लास के एंड में जो है वो बिल्कुल रिव्यू कर दूं। तो हमने बात कर ली रेजिस्टेंस की, हमने बात कर ली कंडक्टेंस की, हमने बात कर ली इनके यूनिट की। अभी जो ऊपर आपने 2 रिलेशन बना रखे हैं, R is proportional to L, R is inversely proportional to area। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो ये बनेगा। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते थे, यहां पर कांस्टेंट आपके पास रो आता था, जिस रो को हम नाम दिया करते थे किसका, इस रो को हम नाम दिया करते थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का, या इसका दूसरा नाम हुआ करता था क्या, रेजिस्टिविटी। या तो आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहेंगे, या इसका दूसरा नाम होगा क्या, रेजिस्टिविटी। अब आप में से कोई अगर कहे सर आपने टेम्परेचर का जिक्र किया था, नीचे टेम्परेचर नहीं आया, बेसिकली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज होती है, जिससे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। देखिए, मैं बात को मुश्किल नहीं करना चाहता, सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए एक रेफरेंस दे देता हूं, बात समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। हीट में आप पढ़ते थे हीट कैपेसिटी,
ठीक, और आप पढ़ते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। याद है दोनों में बुनियादी फर्क क्या था? हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती थी, स्पेसिफिक हीट मटेरियल ऑफ सब्सटेंस की होती थी। ठीक, इसी तरह नामों को रिलेट करें, रेजिस्टेंस कंडक्टर की होती है, लेंथ चेंज करें, एरिया चेंज करें, आप कंडक्टर का अमाउंट चेंज कर रहे हैं, उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल ऑफ कंडक्टर की है, उसका लेंथ और एरिया पे कोई डिपेंडेंस नहीं होती। यही वजह है कि जब आप बात कर रहे होते हैं डिपेंडेंस की, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया, resistivity is independent of length and area. Why? Because resistivity only depends upon atomic arrangement, वो सिर्फ मैटर के ऊपर डिपेंड कर रही है, और वो अरेंजमेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लिहाजा जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी चेंज होती है, और जब रेजिस्टिविटी चेंज होती है तो रेजिस्टेंस चेंज होती है। यानी रेजिस्टेंस की जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है वो बेसिकली डायरेक्टली लिंक नहीं है, वो बीच में रेजिस्टिविटी जो है वो मौजूद है। और फिर रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करते थे? पहली बात तो ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि रेजिस्टेंस लेंथ पे और एरिया पे डिपेंडेंट है, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हो सकता है आपको सिंबॉलिक याद ना रहे, डिपेंडेंट, और ये आपके पास इंडिपेंडेंट है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन करते थे, आप कहते थे सर R इक्वल रो L ओवर A। अगर हम यहां से रो का फॉर्मूला बना लें तो RA ओवर L, आप कहते थे एरिया को 1 स्क्वायर मीटर पुट कर दें, लेंथ को 1 मीटर पुट कर दें, तो रेजिस्टिविटी R के बराबर बन जाएगी। हम क्या कहते थे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर is equal to resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area. इस unit length और unit cross sectional area को अगर मैं ग्राफिकली बनाता ना तो शायद मैं कुछ ऐसा बनाता। ठीक, और अगर मैं कह रहा हूं कि इसका जो फ्रंट का एरिया है ये वाला, ये एरिया आपके पास 1 स्क्वायर मीटर है, और इसकी जो ये वाली डेप्थ है ये भी कितनी है? 1 मीटर। तो याद है वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डेप्थ। तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा? 1। और अगर वॉल्यूम 1 बन गया तो हम इसको नाम देते हैं मीटर क्यूब। देखिए मैं अक्सर बच्चों के पास बता देता हूं, मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर में मेरे लिए फर्क है। क्यूबिक मीटर का मतलब होता है यूनिट ऑफ वॉल्यूम, और मीटर क्यूब इज एन ऑब्जेक्ट, इज अ शेप। मीटर क्यूब उस शेप को कहते हैं, उस क्यूब को कहते हैं जिसका वॉल्यूम 1 है और जिसकी तमाम डायमेंशंस 1 मीटर की होंगी। तो आप क्या कहते थे? रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी। तो हमें पता होना चाहिए रेजिस्टेंस क्या है, हमें पता होना चाहिए रेजिस्टिविटी क्या है। ठीक, तो आज हमने क्लास में जो है वो बात की ओम्स लॉ की, कंडक्टर की, इंसुलेटर की। मैंने वो ड्रिफ्ट ऑफ थर्मल वेलोसिटी का आपको एक छोटा सा काम दिया, मैं बुक रीड करके जहां भी वैल्यू नजर आए मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात वो ये कि हमने कहा था कि कंडक्टर इंसुलेटर में बुनियादी फर्क क्या है कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इंसुलेटर में बाउंड होंगे। अगर कोई ये कहे कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जुमला गलत है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन है लेकिन बाउंड है। जब एक कंडक्टर आप लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो अपनी वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी कहलाती है क्या? थर्मल। जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन के पास एक वेलोसिटी आ जाएगी जो कहलाएगी ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी थर्मल पे सुपर इंपोज होगी, वो इलेक्ट्रॉन जो रैंडम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आ जाएंगे। वो स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो वो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। फिर मैंने कहा था कि जब आप बात करते हैं सर्किट्स में डायरेक्शन ऑफ करंट की, तो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक करंट शो नहीं किया जाएगा। आप हमेशा शो करेंगे कौन सा करंट? कन्वेंशनल करंट। ओम्स लॉ के हवाले से याद रखना है कि ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ उस वक्त तक वैलिड है जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। जहां पे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा, ग्राफ को बैंड होना है। और ग्राफ कहां पर बैंड होगा?
ग्राफ वहां पर बेंड होगा जहां पर वोल्टेज मौजूद है। अगर वोल्टेज y पर है तो ग्राफ y की तरफ जाएगा, अगर वोल्टेज x पर है तो ग्राफ x की तरफ जाएगा। इससे पहले मैं क्लास जो है वो खत्म करूं, एक छोटा सा सवाल। फर्ज करें मेरे पास एक कंडक्टर है, मैंने क्या किया, इस कंडक्टर की लेंथ L थी, एरिया A था। मैंने इस कंडक्टर को डिवाइड कर दिया दो सेगमेंट्स में। मैंने इस कंडक्टर को डिवाइड कर दिया दो सेगमेंट में। आपने मुझे बताना है कि अगर ओरिजिनल कंडक्टर की रेजिस्टेंस R और रेजिस्टिविटी रो थी, ठीक है, बेहतर ये होगा कि मैं इसको रेड से लिखूं ताकि आप जो है वो रिलेट कर सकें। अगर मैं आपसे कहूं कि ओरिजिनल की रेजिस्टेंस R है और रेजिस्टिविटी रो है, तो ये बता दें अब ये वाला जो एक पोर्शन हमारे पास रह गया, ये वाला, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी? अगर कोई बच्चा जो है वो जल्दी से बताना चाहे कि जो ब्लू पोर्शन मैंने शेड कर दिया, जी रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। जो R होगा वो R/2 हो जाएगा और जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये खास अजम्पशन के तहत सॉल्व हुआ है कि आपने एरिया को चेंज नहीं किया। सवाल गौर से सुनिएगा। कभी कभार वो एमसीक्यू ऐसा देंगे कि मेरे पास एक वायर है, एक वायर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वायर, जब मैं इसको खींचूंगा तो लेंथ बढ़ जाएगी। क्या इसके एरिया पे फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो जब सवाल आए ना, सवाल गौर से देखना है कि वो किस तरह कंडक्टर को चेंज कर रहा है। अगर वो कहें कि कंडक्टर आपने उसे चॉप कर दिया, आपने उसे दो में डिवाइड कर दिया, तो एरिया चेंज नहीं होगा। अगर वो कहें मेरे पास एक कंडक्टर है, मैंने उस कंडक्टर को खींच के डबल कर दिया, खींच के डबल करने का मतलब है मैंने लेंथ को डबल कर दिया, लेकिन मैंने उसके एरिया को भी क्या कर दिया? हाफ कर दिया। क्यों? क्योंकि जब आप लेंथ को डबल करेंगे एरिया क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले में पुट करके देख लें। R इक्वल रो L/A। आपने लेंथ को हाफ कर दिया, आपने एरिया को भी हाफ कर दिया, तो मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे कि ये हाफ से हाफ क्या हो जाने चाहिए? कैंसिल हो जाने चाहिए। ये मैंने सही लिखा है। आपने लेंथ को जो है वो बेसिकली डबल किया है, तो ये क्या होना चाहिए? 2L। ये 2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 4 रो L/A। यानी रेजिस्टेंस अब आपके पास 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल हो जाएगी, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। क्या ये आखिरी केस आपको समझ में आ रहा है? कि समझ में आ रहा है अपने हैंड रेस कर दें, क्योंकि बीच में मैंने वैल्यू थोड़ी सी गलत पुट कर दी थी, शायद आप कंफ्यूज हो गए हो। कि जब वो ये कहते हैं कि हमने कंडक्टर को ऑल्टर किया, आपने सवाल क्लियरली पढ़ना है वो कंडक्टर को चेंज कैसे करना है। क्या कंडक्टर को डायरेक्टली काट दिया गया या कंडक्टर को जो है वो बेसिकली स्ट्रेच किया गया? ठीक है, हाँ, यहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में। अच्छा, ग्रैंड टेस्ट के लिए मैं दोबारा बता दूं, किसी बच्चे ने अगर मिस किया हुआ, वो चाहता है कि उसे पीडीएफ मिले, जो कि मैं बहुत जल्द शेयर कर लूंगा, तो उसे टेस्ट देना पड़ेगा। और टेस्ट देने का तरीका ये है कि आप मुझे जो है वो डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं कि सर मैं अभी टेस्ट देना चाहता हूँ, मैं आपको जो है वो लिंक सेंड कर दूंगा, आप टेस्ट बिल्कुल जो है वो दे सकते हैं। वेडनेसडे को, अच्छा, और उसके रिव्यू के लिए मैं एक स्पेशल क्लास रखूंगा, वो बहुत जल्द मैं गूगल क्लासरूम पे जो है वो अनाउंस कर दूंगा, ताकि हम उस पेपर को रिव्यू भी कर सकें। साइमन कुछ पूछना चाह रहा है, मैं क्वेश्चन ले लूं, फिर इंशाल्लाह वी विल रिज्यूम फॉर मेरे नेक्स्ट क्लास। जी साइमन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी साइमन। सर मैं पूछा था, जो रेजिस्टिविटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कौन से टेम्परेचर पे कर रहे हैं? अच्छा, याद रखिएगा, अभी मैं अगले टॉपिक में इसकी तरफ आने वाला हूँ। हमने हमारी किताब में जो स्टैंडर्ड माना हुआ है ना, वो गालिबन 0 को माना हुआ है। ठीक है, आपकी किताब के अंदर एक टेबल मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी इज एट 0, अगर मुझे गलत याद नहीं है। तो हमारी किताब में 0 स्टैंडर्ड है, तो हम जितने भी स्टैंडर्ड लेंगे वो 0 पे लेंगे। ठीक है, ठीक सर, ठीक। सो आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास।